सोल बीस्ट का खून, इंसानी और सोल बीस्ट का मिक्स। रू फूये की बात सुनकर पूरी तरह हक्की बक्का रह गई। और सच कहें तो फूये ने जरा भी झूठ नहीं बोला था। जब से उसने अपने अंदर ड्रैगन गॉड का मार्शल स्पिरिट और संपूर्ण ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन समाहित की थी, तब से उसे महज एक आम इंसान नहीं कहा जा सकता था। उसकी हालत ठीक वैसी ही थी जैसी तांग सान की थी, आधा इंसान और आधा सोल बीस्ट। यहां तक कि तांग सान के बच्चों में तो 3/4 सोल बीस्ट का ही खून था। और यही वजह थी कि बाद की पीढ़ियों में टैंग वुतोंग ड्रैगन बटरफ्लाई से जुड़ सकी और तांग वुलिन गोल्डन ड्रैगन किंग के बीमर की असीम ताकत को बर्दाश्त कर सका। इस ड्रैगन गॉड के खून ने फूये के मामूली शरीर को इतना अजेय बना दिया था कि अब वह बिना किसी सोल पावर के सिर्फ अपने एक हाथ के हल्के से झटके से 2 लाख से 3 लाख किलोग्राम का वजन खिलौने की तरह उठा सकता था। इस शारीरिक ताकत के आगे तो सोल बीस्ट्स क्या, गॉड रियल्म के बड़े बड़े देवता भी पानी भरते नजर आते। एक मुक्के में 300 टन का प्रहार, बताइए कौन खौफ नहीं खाएगा। खैर, इस बात पर कोई यकीन करे या ना करे, फूये को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बात खत्म करते ही फूये की हथेली पर 9 रंगों में जगमगाती हुई एक दिव्य रोशनी कौंधी। जैसे ही आरू की नजर उस 9 रंगी ऊर्जा पर पड़ी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों में एक बार फिर वही मौत का खौफ तैर गया। ये मेरी ब्लड लाइन की ताकत है, हालांकि ये बहुत ज्यादा तो नहीं है, पर काम चलाऊं है, फूये ने बेफिक्री से कहा और स्टूल से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। आरू अभी भी उस दिव्य ऊर्जा के दबाव के मारे अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रही थी। तुम सचमुच बहुत दिलचस्प हो, पर बेफिक्र रहो, मुझे तुम्हारी या तुम्हारी बेटी की सोल रिंग्स और सोल बोन्स में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है। यहां तो मैं बस अपना मन बहलाने आया था, और उस बेवकूफ बाघ को अपना गुलाम बनाना तो बस रास्ते का एक छोटा सा खेल था। भले ही आरू इस वक्त श्याओवू की मां थी, लेकिन इंसानी रूप में ढलने के कारण वह अभी भी 18 से 19 साल की एक बेहद खूबसूरत, गोरी और नर्म मुलायम त्वचा वाली हसीन नवयुवती ही लग रही थी। और फुए का मन उस पर पूरी तरह से ललचा चुका था, और उसने मजाक मजाक में आरू के नरम मुलायम गालों को हल्के से छुटकी से दबा दिया। चलो, आज यहां आकर मुझे बहुत मजा आया। अगली बार जब आऊंगा तो उस पगली आयन को भी अपने साथ जरूर लाऊंगा। फुए ने आरू के सिर पर हाथ फेरा। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भर गया। टैंग युहुआ की तरह यहां भी चीजों को धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर आगे ले जाना ही सही था। आखिरकार आज वह अचानक बिना बताए उनके घर में टपक पड़ा था। ऐसे में उनका सतर्क और हैरान होना बिल्कुल लाजिमी था। जैसा कि कहावत है, पहली बार अजनबी, दूसरी बार दोस्त और तीसरी चौथी बार में सब अपना। अब अगली बार कितनी बार आना होगा यह तो वक्त बताएगा, पर किसी ना किसी बार तो काम हो ही जाएगा। वह कोई जालिम शैतान नहीं, बल्कि एक बेहद सभ्य और वसूलों वाला रंगबाज था। फू ये जाने के लिए मुड़ा, पर दरवाजे से बाहर कदम रखते ही उसने आरू की तरफ मुड़कर देखा। खरगोशों को गाजर पसंद होती है ना। फूये ने बस अपना हाथ हवा में लहराया और अगले ही पल उसकी बाईं तरफ एक 100 साल पुरानी नायाब गाजरों का एक छोटा सा पहाड़ प्रकट हो गया। हालांकि बिस्तर पर बैठी आरू यह नजरा नहीं देख पाई, लेकिन बाहर मौजूद बड़ी खरगोश शियाओवो, टाइटन जायंट ऐप और एजोर बुल पाइथन आंखें फाड़े वहीं जम गए। ये क्या बला है, गाजरों का पहाड़? शियाओवो की लार टपकने लगी। आह, कितनी ढेर सारी गाजरें और कितनी सौंधी खुशबू आ रही है। टाइटन जायंट ऐप अपना माथा पीटने लगा। अरे यार, गाजर ही क्यों, थोड़े के लिए छोड़ जाता तो क्या चला जाता। स्काई एज और बुल पैथन फुसफुसाया। मुझे तो खैर मांस ही पसंद है। जब तक उनकी नजरें गाजरों के उस पहाड़ से हटीं, फू ये हवा में गायब हो चुका था। रही बात उस नपुंसक डार्क डेविल गॉड टाइगर की, जो वहां ऊँघ रहा था, फू ये उसकी गर्दन की डीली खाल पकड़कर उसे भी अपने साथ घसीटता हुआ ले गया। थोड़ी देर बाद जब आरू संभलकर कमरे से बाहर निकली, तो सामने गाजरों का वह विशालकाय पहाड़ देखकर वह पूरी तरह दंग रह गई। श्याओ वो अपनी मां की तरफ भागी और उत्सुकता से बोली, मां, आपने उस बंदे से अंदर क्या बातें की? ये तो सब 100 साल पुरानी बेहद नायाब गाजरें हैं, जिनमें आत्मा जागने ही वाली थी। शाओ वू के मुंह से लार टपकने लगी थी। आखिरकार स्टारडो फॉरेस्ट में इस तरह की खास गाजरें तो उसने और उसकी मां ने खा खाकर लगभग खत्म ही कर दी थीं। आह, मां, थोड़ा धीरे मारिए। राव ने अपनी बेटी की इस भयंकर भुक्कड़ हालत को देखा तो गुस्से के मारे उसकी खोपड़ी घूम गई और उसने शियाओ के कान कसकर मुंह दिए। फिर उसने सिर घुमाकर उन दोनों विशालकाय भाइयों को घूरा। दा मिंग, एयर मिंग, तुम दोनों आज की इस पूरी घटना को अपने पेट में ही पचा कर रखना। अगर किसी बाहर वाले को पता चला तो अगले कुछ दिनों तक भूखे पेट सोना पड़ेगा, समझे? जी, पांचवी मां। दामिंग और एयरमिंग ने सहमे हुए अंदाज में सिर हिलाया। दूसरी तरफ इंसानी शहर के करीब पहुंचते ही फूये के कदम रुक गए। उसने बेहद चिढ़ और घिन भरी नजरों से अपने पीछे घिसट रहे उस डार्क डेविल गॉड टाइगर की तरफ देखा। फूये की उस तीखी नजर को महसूस करते ही उस बाघ के पूरे शरीर के काले रोएं खौफ के मारे फिर खड़े हो गए। क्या तू अपने इस विशाल शरीर को थोड़ा छोटा नहीं कर सकता? इस खौफनाक रूप में तुझे अपने आलीशान होटल में ले जाना मेरे लिए नामुमकिन है, फू ये ने डांटते हुए कहा। मालिक का हुक्म सुनते ही वह नपुंसक बाघ तुरंत सब समझ गया। महज 2.5 सेकंड के भीतर ही उसने अपनी असीम ताकत समेटी और एक छोटे से काले पिल्ले के रूप में बदल गया। उसकी पीठ पर सुनहरे पंखों के 2 छोटे छोटे निशान उभरे हुए थे। दिखने में वह वाकई में एक बेहद क्यूट और मासूम कुत्ता लग रहा था। शाबाश, वाह, कितना समझदार कुत्ता है। फूये को लगा कि अब इस बाघ के अंदर का सारा खौफनाक जंगलीपन खत्म हो चुका था और उसने पूरी तरह से अपने पालतू कुत्ते वाले रूप को स्वीकार कर लिया था। सुन, जब हम होटल पहुंचेंगे
तो तेरा काम बस मुख्य दरवाजे पर बैठकर रखवाली करने का होगा, समझा? अरे वाह, ये बज्जात तो अपने नए रोल में बड़ी तेजी से ढल गया, फूये ने मन ही मन सोचा। दोपहर के लगभग 2-3 बजे जब फूये अपने आलीशान होटल पहुंचा तो आयन अभी-अभी सोकर उठी ही थी। फूये की गोद में उस छोटे से काले पिल्ले को देखकर आयन का मन मचला और वह उसे प्यार से सहलाने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही फूये ने उसे बताया कि यह कोई मामूली पिल्ला नहीं बल्कि 50,000 साल पुराना खौफनाक डार्क डेविल गॉड टाइगर है, जिसे उसने गुलाम बना लिया है, तो आयन की आंखें चमक उठीं। फूये, जरा देखो तो, इस जहरीले जानवर को इस तरह की रस्सियों से बांधने का यह स्टैंड कैसा रहेगा? अय्यन ने शैतानी मुस्कान के साथ पूछा। हूं, काफी शानदार लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी और कलाकारी दिखाई जा सकती है, फूये ने दाद दी। फूये ने अपनी जिंदगी में कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वह अपनी खूबसूरत पत्नी अय्यन के साथ मिलकर एक खौफनाक 50,000 साल पुराने बाघ, जो अब एक पिल्ला बन चुका था, के साथ इस तरह का रस्सी बांध खेल खेलेगा। उधर वह बेचारा बाघ इस तरह लाचारी से बांधे जाने के बाद अपनी जिंदगी से पूरी तरह हताश और बेबस नजर आ रहा था, जबकि अय्यन इस अनोखे खेल का बच्चों की तरह बेइंतहा मजा ले रही थी। फूये से बातें करते करते अय्यन ने एक पुराना राज्य खोला कि सालों पहले जब वह जंगल में अकेली थी तब इस खौफनाक डार्क डेविल गॉड टाइगर ने उसे भी अपना शिकार बनाकर निगलने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय अय्यन उसकी पकड़ में नहीं आई थी, इसलिए वह बाघ नाकाम होकर पीछे हट गया था। ये पुरानी बात सुनते ही फूये ने ऐलान किया कि वह अय्यन को जंजीरों और रस्सियों से बांधने का एक बेहद नायाब और कातिलाना तरीका सिखाएगा। ठीक 3 मिनट बाद, लीजिए, कमरे में एक बेहद अनोखा नजारा तैयार हो चुका था। भले ही वह अब एक छोटा सा काला पिल्ला बन चुका था, लेकिन जिस तरह उसे रस्सियों में जकड़ा गया था, उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वह कुत्ता हद से ज्यादा बेशर्म और मजाकिया लग रहा था। ये तुम सचमुच बहुत शैतान हो, अय्यन ने शर्माते हुए कहा। देखो तो सही, ये कितना अजीब लग रहा है। भले ही वह 50,000 साल का खौफनाक डार्क डेविल गॉड टाइगर अब सिर्फ एक कुत्ता था, लेकिन रस्सियों के उस कसकर बांधे गए जापानी स्टाइल ने सचमुच गदर मचा दिया था। फुये को तो अचरज हो रहा था कि किसी कुत्ते की कसी हुई हरकतों में भी कातिलाना अदाएं नजर आ सकती हैं। अय्यन ने अपना शर्म से लाल हुआ चेहरा फुये के सीने में छिपा लिया। वह बार बार छिप छिप कर उस बंधे हुए पिल्ले को देखती और फिर उसका चेहरा शर्म से और भी गहरा लाल हो जाता। उधर रस्सियों में जकड़ा हुआ बाघ मन ही मन गिड़गिड़ा रहा था। अरे यार, तुम दोनों मजाक बना रहे हो मेरा। माना कि मैं तुम्हारा गुलाम हूं, पर मेरी भी तो कोई इज्जत है। अगर तुम दोनों ने मुझे और ज्यादा तंग किया ना, तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुमने किसी बहुत ही नरम और सीधे साधे इंसान से पंगा ले लिया है। फू ये और अय्यन तो खैर मस्ती में मस्त थे। रात का खाना पीना पेट भरकर खत्म करने के बाद फू ये ने अय्यन की पतली और लचकदार कमर को अपनी बाहों में भींच लिया। उसकी आंखों में छिपने से भी न छिपने वाली एक दीवानी आग जगमगा रही थी। लेकिन इस हसीन रात की शुरुआत करने से पहले कमरे में मौजूद इस कबाब में हड्डी का इलाज करना जरूरी था। धड़ाम, फूये ने उस बंधे हुए डार्क डेविल गॉड टाइगर को उठाया और होटल की सबसे ऊपरी मंजिल की खिड़की से कचरे की तरह सीधे नीचे फेंक दिया। नीचे जाकर मुख्य दरवाजे की रखवाली कर, अगर इस होटल से 25 मीटर से ज्यादा दूर कदम भी बढ़ाया तो तू सीधे मौत के घाट उतरेगा। दिल में खौफनाक शेर और बाहों में महकती हुई नीली बेला। आओ सही मामा नहीं बेरी सुडूचा नी यिन। फू ये जब भी अगली सुबह सोकर उठता तो उसे बेइंतहा सुकून और ताजगी महसूस होती थी। भले ही वह और अय्यन आधी आधी रात तक रंगरेलियां मनाते थे और ऊधम मचाते थे, लेकिन फू ये की असीम ताकत और ऊर्जा के सामने यह थकावट कुछ भी नहीं थी। अब तो वह अगर कई दिनों तक न भी सोए तो भी उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था। सोना तो बस उसके लिए एक पुरानी आदत बन चुका था। हर सुबह अय्यन के साथ थोड़ा सा रोमांस करते ही उसकी सारी थकान पल भर में रफू चक्कर हो जाती थी। अपनी बाहों में लेटी अय्यन के जिस्म की भीनी भीनी खुशबू सूंघते हुए फू ये के दिल में एक हल्की सी मीठी गुदगुदी हुई। कपड़े बदलने के बाद उसने तुरंत अपना सिस्टम स्टोर खोला। सिस्टम स्टोर संदेश। बधाई हो होस्ट, आपने इमोर्टैलिटी हर्ब यिन यांग क्रिएशन ग्रास सफलतापूर्वक खरीद ली है। इस नायाब औषधि में पूरी दुनिया और कुदरत की तकदीर को पलटने का दिव्य चमत्कार छिपा है। इसे खाने के बाद इसके सेवन से अब जीवन में कभी कोई बोटलनेक नहीं आएगी और आपके मार्शल स्पिरिट में एक 100% सकारात्मक और शक्तिशाली बदलाव होगा। सिस्टम स्टोर संदेश। बधाई हो मेजबान, आपने एक और अमर जड़ी बूटी डीमन आई ब्राइट फ्लावर सफलतापूर्वक खरीद ली है। यह विशेष रूप से डार्क डेविल गॉड टाइगर के मार्शल स्पिरिट के लिए बनाई गई अमर औषधि है। यह उसकी 6 मुख्य शक्तियों को कई गुना बढ़ा देगी, उसके इविल गॉड के खून को पूरी तरह शुद्ध कर देगी और आगे उसकी ग्रोथ में कोई रुकावट नहीं आएगी। फू ये ने अपनी मानसिक शक्ति फैलाकर नीचे देखा तो पाया कि वह पिल्ला बना बाघ नीचे एक कोने के साए में दुबक कर गहरी नींद सो रहा था। कमीने कुत्ते, इधर आ, तेरे लिए कुछ खाने का सामान लाया हूं। ओहो, खाना। जैसे ही उस बाघ ने फू ये की आवाज सुनी, वह अपने आलसी शरीर को घसीटता हुआ डगमगाते हुए फूये के छत वाले आलीशान कमरे में आ पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर फूये के हाथ में चमकते हुए उस डेविल आई ब्राइट फ्लावर पर पड़ी, उसकी काली आंखों में एक सुनहरी चमक कौंध गई। अरे बाप रे, ये चीज तो देखने में ही बेहद स्वादिष्ट और जानलेवा लग रही है। इसे निगल ले। तेरी इस 50,000 साल की मामूली ताकत के साथ तू मेरे यहां झाड़ू पोछा लगाने के लायक भी नहीं है, फूये ने कहा। आखिरकार उस बाघ में इविल गॉड का खून था और इस अमर बूटी को खाकर उसकी ताकत एक नए स्तर पर जा सकती थी। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। फू ये द्वारा फेंकी गई अमर जड़ी बूटी को उस बाघ ने एक ही सांस में निगल लिया। उसे खाते ही उसके शरीर के अंदर से खौफनाक और जहरीली बैंगनी रोशनी फूट पड़ी। फू,
ये ने देखा कि यह माहौल थोड़ा ज्यादा ही बड़ा और खतरनाक हो रहा था, तो उसने तुरंत एक अटूट बैरियर और नजरबंदी का घेरा बना दिया। आखिरकार इस बदलाव की भनक ऊपर गॉड रेल्म के देवताओं को नहीं लगनी चाहिए थी, वरना वे इस कुत्ते पर हमला करने नीचे टपक पड़ते। रही बात उस यिन यांग क्रिएशन ग्रास की, तो वह जाहिर तौर पर अयिन के लिए थी। फुये ने बिस्तर पर अभी भी मीठी नींद सो रही अयिन के पास जाकर वह अमर बूटी सीधे उसके होंठों के पास रख दी। गटक गटक। अय्यन ने नींद में ही उस बूटी से उठती सौंधी खुशबू को महसूस किया और अनजाने में ही उसे चबाकर निगल लिया। आखिरकार अय्यन स्वयं ब्लू इंपीरियल ग्रास की अवतार थी, इसलिए किसी भी अमर बूटी को पचाना उसके लिए आम इंसानों से कहीं ज्यादा आसान था। अरे, शरीर में इतनी गर्मी क्यों लग रही है? आधी नींद और आधे होश में ही उस यिन यांग बूटी ने अय्यन के जिस्म में अपना जादुई असर दिखाना शुरू कर दिया था। समय पंख लगाकर उड़ने लगा और देखते ही देखते एक पूरा महीना बीत गया। अयिन को उस अमर बूटी की पूरी ताकत को अपने अंदर समाने में पूरा 1 महीना लग गया, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी ताकत सीधे रैंक 70 सोल सेंट के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी थी। और फुये द्वारा दी गई एक गॉड ग्रेड सोल रिंग को अवशोषित करने के बाद अयिन की ताकत में एक खौफनाक उछाल आया और वह सीधे रैंक 73 सोल सेंट के स्तर पर पहुंच गई। फू ये भी इस दौरान चुपचाप नहीं बैठा था। इस पूरे 1 महीने में उसने अपने शरीर में 1 मिलियन ईयर्स पुराने ड्रैगन गॉड के पूरे सोल बोन सेट को पूरी तरह समाहित कर लिया। हालांकि सिस्टम के रूल्स और वर्ल्ड लॉकिंग की वजह से उसकी पावर गॉड रियल्म की तय सीमा के अंदर ही बंधी रही, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली हवा का हर झोंका अब किसी गॉड से कम नहीं था। रही बात उस डार्क डेविल गॉड टाइगर पिल्ले की, फू ये ने उसे भी निराश नहीं किया। उसने सिस्टम से 1 लाख साल पुराने डार्क डेविल गॉड टाइगर सोल बोन्स निकालकर उस पिल्ले के सामने ढकेल दिए, ताकि वह उन्हें किसी मामूली हड्डी की तरह दांतों से चबाकर अपने दांत तेज कर सके। इस दावत के बाद वह पिल्ला अब सीधे 1,50,000 साल पुराना सोल बीस्ट बन चुका था। उसकी सामान्य ताकत अब रैंक 98 सुपर डॉलो के बराबर थी, और जब वह अपनी असली इविल गॉड ब्लड लाइन को जगाता तो उसकी पावर पल भर के लिए सीधे रैंक 99 लिमिट डॉलो तक पहुंच जाती। अब सचमुच वह फुये के आलीशान होटल का पहरेदार कुत्ता बनने के पूरे काबिल हो चुका था। इस 1 महीने में फुये काफी व्यस्त रहा। वह युएशुआन जाकर अपनी चुलबुली तांग युएहुआ से फ्लर्ट और रोमांस करता रहा। वह अयिन को साथ लेकर स्टार्डो फॉरेस्ट के चक्कर लगाता रहा। वहां जाकर पता चला कि आरू और एयिन सचमुच बहुत पुरानी सहेलियां थीं। वहीं छोटी खरगोश श्याओवू तो गाजरें मांगने के लिए हर वक्त फुये की पूंछ बनी घूमती रहती थी। फुये ने भी बेफिक्री से कहा कि उसके पास गाजरों का कभी ना खत्म होने वाला खजाना है। आखिरकार सिस्टम हर 3 मिनट में गाजरों का स्टॉक वापस फुल कर देता था। पिछली बार दी गई हजारों लाखों गाजरें शियावो और टाइटन जायंट ऐप मिलकर चट कर चुके थे, लेकिन फू ये को पता था कि शियावो को समय से पहले ह्यूमन फॉर्म में ढलने नहीं देना है, वरना आगे की ओरिजिनल स्टोरी लाइन का मजा किरकिरा हो जाएगा। इसके अलावा फू ये हाल ही में गुपचुप स्पिरिट हॉल भी गया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे वहां वह नीच इंसान युश्योगांग कहीं नजर नहीं आया। फू ये ने लगातार कई दिनों तक पहरा दिया, फिर भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। यहां तक कि वह ब्लू लाइट टायरेंट ड्रैगन सेक्ट में भी छानबीन कराया, पर वह पाखंडी वहां भी नहीं था। फू ये को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने ज्यादा दिमाग नहीं खपाया। आखिरकार उसके सिस्टम स्टोर में ट्रैकर टैलिस्मैन मौजूद था। बस उस बंदे की शक्ल सोचो और उसका पता मिल जाएगा। फू ये ने मुस्कुराते हुए सोचा, चल इस हरामजादे को 2-4 दिन और ऐश कर लेने दो, इसके बुरे दिन अब बहुत करीब आ चुके हैं। इसी बीच स्पिरिट हॉल के पॉप पैलेस के बेहद गुप्त और जमीन के नीचे बने टॉर्चर रूम में चररर भारी भरकम लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। वर्तमान पोप बिबिडोंग अपने बेहद कातिलाना और रौबदार अंदाज में उस काल कोठरी के अंदर दाखिल हुई। वह रोज की तरह यहां निरीक्षण करने आई थी, और कमरे के बीचों बीच गंदे फर्श पर यहां तक कि 5 हीलिंग सोल मास्टर्स रैंक 40 प्लस भी तैयार खड़े थे। पूरे 1 महीने से लगातार झेली गई प्रताड़ना की वजह से यू श्याओगंग के कपड़े चिथड़े बन चुके थे। उसके पूरे शरीर पर जख्मों और नीलों के भयानक निशान थे, और उसके जिस्म की 1-1 इंच चमड़ी को कोड़ों की मार से उधेड़ दिया गया था। लेकिन आज बीबी डोंग उसके साथ कुछ अलग ही खेल खेलने के मूड में थी। बीबी डोंग, तू एक जहरीली नागिन है, तू कुत्ते की मौत मरेगी। बीबी दोंग को सामने देखते ही युशियोगांग की मटमैली और बदहवास आंखों में बेइंतहा नफरत और झुरमुट आया, लेकिन बीबी दोंग ने उसकी इस गीदड़ भभकी को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। उसके लबों पर एक कातिलाना और जहरीली मुस्कान तैर गई। युशियोगांग, ओ युशियोगांग, मैं तुझे इतनी आसानी से मरने थोड़ी ही दूंगी। बेफिक्र रह, तेरे ब्लू लाइट टायरेंट ड्रैगन सेक्ट का इंतजाम मैंने पहले ही कर दिया है। अब वे तेरे मामले में दखल देने की हिमाकत कभी नहीं करेंगे। इतना कहकर बीबी दोंग ने अपने हाथ से एक इशारा किया। छाप छाप दरवाजे से 6 लंबे चौड़े हट्टे कट्टे और खौफनाक मर्द टॉर्चर रूम के अंदर दाखिल हुए। सुप्रीम पोप की जय हो। 6 आदमियों ने सम्मान में सिर झुकाकर सलाम किया। बीबी दोंग ने उन पर एक ठंडी नजर डाली और फिर कोने में खड़ी उन 5 हीलिंग सोल मास्टर्स की तरफ मुड़कर कहा, तुम 5 को अब यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। अगले 3 सालों तक मिलने वाले तुम्हारे सारे रिसोर्सेज और भत्ते दुगने कर दिए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम समझदार हो और तुम्हें अपनी जबान बंद रखनी आती है। यह सुनते ही उन 5 लड़कियों की आंखों में लालच की चमक दौड़ गई। वे तुरंत घुटनों के बल झुकी। हम समझ गए हुजूर, हम कभी इस काल कोठरी में आए ही नहीं थे। बहुत अच्छे, बीबी दोंग ने सिर हिलाया। अब निकल जाओ यहां से, लेकिन याद रखना, अगर तुम में से किसी ने भी बाहर जाकर जरा सी भी भनक फैलाई तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। जी हुजूर। वे 5 तुरंत वहां से रफू चक्कर हो गईं। उनके जाते ही बीबी दोंग धीरे धीरे आगे बढ़ी और युशियोगांग से महज 3 मीटर की दूरी पर रुक गई।
उसकी नजरों में बेइंतहा नफरत और क्रूरता भरी हुई थी। यू श्योगांग, अब अपनी इस बची हुई जिंदगी के मजे ले। अगले 6 महीनों तक तुझे इन्हीं 6 आदमियों के साथ इस बंद अंधेरे कमरे में अपनी रातें गुजारनी है। अभी तक गुस्से से दांत पीस रहा और नफरत से उबल रहा यू श्योगांग बीबी दोंग के इन खौफनाक शब्दों को सुनते ही सुन्न पड़ गया। फिर जब उसकी नजर उन 6 हट्टे-कट्टे आदमियों की भूखी और वहशी नजरों पर पड़ी, तो उसकी बत्ती गुल हो गई। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह मौत का खौफ नाचने लगा। आखिरकार वो महान ब्लू लाइट टायरेंट ड्रैगन सेक्ट का वारिस था, लेकिन आज उसकी मर्दानगी और आत्मा दोनों की नीलामी होने वाली थी। बिबी डोंग ने ठंडे लहजे में अपना अंतिम हुक्म सुनाया। 6 महीने बाद तुम सभी को 5,000 गोल्ड सोल कॉइन्स मिलेंगे। इस दौरान तुम्हारी हर बुनियादी जरूरत यहां पूरी की जाएगी, लेकिन न तो तुम और न ही यह इंसान इस कमरे से बाहर कदम रखेगा। मुझे यह जिंदा चाहिए, लेकिन इसका एक एक पल नरक से भी बदतर होना चाहिए। समझ गए? 5,000 गोल्ड कॉइन्स, इतने सारे पैसे और साथ में मजा। छहों हट्टे कट्टे आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उनकी भूखी हैवानियत भरी नजरें सीधे यू श्याओगंग के बेबस जिस्म पर टिक गईं। जी हुजूर, छहों ने एक साथ जवाब दिया। जैसे ही बीबी दोंग लोहे का भारी दरवाजा बाहर से बंद करके निकली, उस अंधेरी काल कोठरी से दिल दहला देने वाली चीखें गूंज उठीं। आह, तुम नीच कमीनों, हटो मुझसे, उफ ऊह। दूसरी तरफ यूएक्सवान में सिसर टांग युएहुआ के पर्सनल केबिन में प्रणाली संदेश। तांग युएहुआ का पसंद का स्तर 90%। फू, ये इस वक्त तांग युएहुआ को अपनी बाहों में कसकर भींचे हुए था। युएहुआ का लाल गुलाबी पड़ता चेहरा साफ बयां कर रहा था कि उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। फुये ने अपने होंठ उसके नाजुक कानों के पास ले जाकर हल्की सी गर्म सांसें छोड़ी, जिससे युएहुआ का पूरा मखमली जिस्म बिजली के झटके की तरह कांप उठा। युएहुआ दीदी, आपके जिस्म की खुशबू कितनी कातिलाना है। फू ये ने अपना चेहरा उसके तराशे हुए खूबसूरत गालों से सटा दिया। तांग युएहुआ ने अपनी बेबसी को स्वीकार करते हुए पानी से भरी अपनी खूबसूरत आंखों को शर्म के मारे धीरे से मुंह लिया, मानो खुद को पूरी तरह फुये के हवाले कर रही हो। अपनी हसीन युएहुआ दीदी को इस तरह शर्माते और नजाकत से सरेंडर करते देख फू ये खुद पर काबू न रख सका। उसने आगे बढ़कर उसे सीधे मखमली और मुलायम सोफे पर लिटा दिया। तांग युएहुआ ने घबराकर अपनी हल्की भूरी आंखें खोली, पर फूये ने उसके चेहरे को थामते हुए कहा, युएहुआ दीदी, आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हैं। और अगले ही पल फूये के होंठ तो तांग युएहुआ के रसीले होंठों पर जम गए। तांग युएहुआ ने शुरुआत में हल्का सा विरोध करने की कोशिश की, लेकिन फूये की इस दबंग और दीवानी मोहब्बत के आगे उसकी सारी ताकत हवा हो गई। फूये के हाथ भी अब शांत नहीं थे। उसने तांग युएहुआ के पूरे शरीर पर अपना जादू चलाना शुरू कर दिया, जिससे युएहुआ का चेहरा किसी पके हुए लाल सेब की तरह लाल सुर्ख हो गया। उह, उफ, सरर कपड़े सरकने की आवाज। और फूये ने इस पल को रुकने नहीं दिया। वह जानता था कि अगर उसने आज पहल नहीं की तो उनके बीच का यह पर्दा कभी नहीं हटेगा। फूये ने चुटकी बजाकर कमरे के चारों तरफ एक अटूट साउंड प्रूफ बैरियर कायम कर दिया, ताकि बाहर किसी को भनक भी न लगे कि इस बंद कमरे में क्या रंगीन खेल चल रहा है। शाम ढल चुकी थी और कमरे के अंदर का माहौल अब भी बेहद गर्म और मखमली बना हुआ था। शाम बीत चुकी थी, लेकिन टांग युएहुआ के गुलाबी पड़ चुके गालों पर अभी भी एक बेमिसाल निखार तैर रहा था। मेरी प्यारी युएहुआ, क्यों अभी भी हार मानने का इरादा नहीं है क्या? फू ये ने अपनी बाहों में सुध बुध खो चुकी तांग युएहुआ को मुस्कुराते हुए चिढ़ाया। मैं हार नहीं मानूंगी। उफ, तांग युएहुआ ने रुआंसी और डीली पड़ चुकी आवाज में अपनी जिद जाहिर की। आधी रात बीतने के बाद भी जब यह पगली पूरी तरह पस्त होने के बावजूद जिद पर अड़ी रही, तो फूये ने भी ज्यादा खिंचाई नहीं की। उसने हंसते हुए उसे अपनी बाहों में भींचा और आराम से सो गया। सिस्टम संदेश। बधाई हो होस्ट, आपने तांग युएहुआ को पूरी तरह हासिल कर लिया है। पसंद का स्तर 100% लॉक्ड। उधर दूसरी तरफ स्प्रिट हॉल के अंधेरे टॉर्चर रूम में युशियोगांग अभी भी नरक से भी भयानक दर्द और लाचारी का सामना कर रहा था। दुआ करता हूं, मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम करो। युशियोगांग गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उन 6 हैवानों की वहशी नजरों में उसके लिए कोई रहम नहीं था। युएशुआन में चूंकि तांग युएहुआ कोई सोल मास्टर नहीं थी, इसलिए फू ये के साथ बिताई उस पहली तूफानी रात के बाद उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। वह पूरे एक दिन तक सोती रही और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर अभी भी अंधेरा था। पास में फूये को न पाकर वह मन ही मन कुढ़ने लगी। बदजात मर्द, मेरी काया को नीलाम करके खुद गायब हो गया। अब आने दो इसे, मैं इसे बताती हूँ। चरर। तभी दरवाजा धीरे से खुला और हाथ में गरम गरम पौष्टिक सूप का कटोरा लिए फू ये मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुआ। बताओ मेरी युएहुआ दीदी, मेरे आने के बाद तुम मेरे साथ क्या करने वाली थी? फू ये को देखते ही तांग युएहुआ का दिल खुशी से झूम उठा, लेकिन चेहरे पर वही नखरीला और रूठा हुआ नाटक बनाए रखा। अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। उसने मुंह फेर लिया, मानो कह रही हो कि जब तक मनाओगे नहीं तब तक नहीं मानूंगी। क्या तुम सचमुच मुझसे दूर रह पाओगी? फू ये ने उसके करीब आकर कानों में फुसफुसाया। तांग युएहुआ का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। दूर रहना? नामुमकिन। बीती रात की उन हसीन और आतिशी नजदीकियों को याद करते ही उसकी धड़कनें बेकाबू होने लगीं। चिकनी चुपड़ी बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। मुंह से ऐसा भले ही कहा, लेकिन फूये के हाथों से सूप का कटोरा लेने से उसने मना नहीं किया। सूप का एक एक घूंट पेट में जाते ही उसका पूरा शरीर एक सुखद गर्माहट और ताजगी से भर गया।
इसे पूरा पी जाओ और इसके बाद मैं तुम्हें एक इमोर्टैलिटी हर्ब दूंगा ताकि तुम्हारी शारीरिक ताकत बढ़े। अगली बार जब हिम्मत जवाब दे जाए तो झूठी जिद मत करना। तुम्हारा यह नाजुक जिस्म मेरी बेइंतहा मोहब्बत का बोझ अकेले नहीं संभाल सकता। फूये ने चुटकी लेते हुए उसे सूप पिलाया। हाँ, तुम्हें तो जैसे सब सब्र खोकर ही करना था। पूरे दिन में तुम्हारा पेट ही नहीं भरा। तांग युए हुआ का चेहरा शर्म के मारे टमाटर जैसा लाल हो गया। फूये मुस्कुराया और सूप का खाली कटोरा साइड में रखकर सीधे उसके पास बिस्तर पर बैठ गया। ये देखकर तांग युए हुआ घबराकर थोड़ा पीछे हट गई। वह सचमुच हैरान थी कि इस छोटे से दिखने वाले मर्द में इतनी असीम और खौफनाक ताकत कहां से आती है, और तुम इतनी ताकतवर होने के साथ साथ इतने बेबाक भी हो। फूये ने उसे सूप का एक और घूंट पिलाते हुए गहरी नजर से देखा। क्योंकि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, मुझे पूरा यकीन है कि तुमने भी मेरी इस तड़प और दीवानगी को महसूस किया होगा, है ना? हम्म, किस दीवानगी की बात कर रहे हो? तांग युएहुआ ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। वही आग जो बीती रात से मेरे अंदर तुम्हारे लिए भड़क रही है। फू, ये ने शरारत से कहा। तांग युएहुआ का चेहरा एक बार फिर सेब की तरह सुर्ख हो गया। 2-2.5 सेकंड की खामोशी के बाद उसके मुंह से निकला, अरे हवस के पुतले, तुम सचमुच बेहद बेशर्म हो। समय पंख लगाकर उड़ता रहा और देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। यह आधा साल फुये के लिए बेहद सुकून भरा और मजेदार रहा। इनको उसने स्टार्ड ऑफ फॉरेस्ट भेज दिया ताकि वह आरू के साथ मजे से रह सके। डार्क डेविल गॉड टाइगर वहीं पिल्ला बाग को भी दामिंग और एयरमिंग के साथ लाइफ लेक के मुख्य दरवाजे पर रखवाली के लिए तैनात कर दिया गया। अपने आलीशान होटल रेस्ट हाउस की देखरेख के लिए उसने सिस्टम से एक रैंक 99 लिमिट डोलुओ स्तर का अजय पपेट तैनात कर दिया। तांग युएहुआ का मार्शल स्प्रिट नोबल रिंग था जिसमें जन्मजात नोबल डोमेन था। फू ये ने सिस्टम स्टोर से एक बेहद नायाब मूनलाइट इमॉर्टल हर्ब निकालकर युएहुआ को खिलाई। इसे खाते ही उसका मार्शल स्पिरिट अपग्रेड होकर दिव्य मून रिंग में बदल गया और वह सीधे ग्रैंड मास्टर के स्तर को पार कर गई। फू ये की दिनचर्या भी बेहद रंगीन हो चुकी थी। वह कुछ दिन युएशुआन में अपनी युएहुआ दीदी के बेडरूम में रंगरेलियां मनाता, तो कुछ दिन स्टार्डो फॉरेस्ट में आरू और एयन के साथ वक्त गुजारता। यूशियोगांग का कड़वा सच। इन 6 महीनों में फू ये ने बाहर दुनिया में यूशियोगांग को बहुत ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिला। आखिरकार जब उसने सिस्टम के ट्रैकिंग मैप का इस्तेमाल किया तो वह दंग रह गया। मैप की लोकेशन दिखा रही थी कि यूशियोगांग सीधे पॉप पैलेस के नीचे बनी जमीन के अंदर की सबसे गुप्त टॉर्चर कालकोठरी में जकड़ा हुआ था। जब फू ये ने सिस्टम के जरिए उस कालकोठरी के अंदर का नजारा देखा तो दृश्य इतना भयानक, घिनौना और कातिलाना था कि फू ये जैसा बेबाक इंसान भी अपनी आंखें फेरने पर मजबूर हो गया। उन 6 हट्टे कट्टे हैवानों ने 6 महीने में यूशियोगांग का वो हाल किया था कि वह इंसान कहलाने के लायक भी नहीं बचा था। फू ये ने यह भी देखा कि उसकी खूबसूरत बीबी दोंग दीदी रोज उस कालकोठरी के पास जाती थी और उसकी आंखों में नफरत के साथ साथ एक अजीब सी सुकून और बदले की चमक होती थी। यह सब देखकर फूये ने अपने माथे पर हाथ रख लिया और मन ही मन हंसते हुए सोचा, बाप रे, मैं तो अभी बहुत मासूम और छोटा खिलाड़ी हूं। इंसान को तड़पा तड़पा कर सजा देने के मामले में मेरी बीबी दोंग दीदी का कोई तोड़ नहीं है। फू ये इस दौरान सीधे बीबी धोंग के सामने नहीं आया था, लेकिन उसने उसके शरीर पर अपना एक गोपनीय ट्रैकिंग और टेलीपोर्टेशन मार्क छोड़ दिया था। इससे वह बीबी धोंग की हर गतिविधि पर नजर रख सकता था और पलक झपकते ही उसके पास पहुंच सकता था। आखिरकार जब उसकी धोंग दीदी उसके लिए इतनी कड़ी मेहनत कर रही थी तो फू ये इतना बेवफा और बेपरवाह कैसे हो सकता था? अब जबकि युशियोगांग जैसा कांटा रास्ते से हट चुका था, फू ये को पक्का यकीन नहीं था कि चैन शुंजी फिर भी बीबी धोंग पर बुरी नजर डालेगा या नहीं। लेकिन एक बात तय थी, 4 साल बाद कियान शुंजी की संतान कियान रेनशी का जन्म होना जरूरी था। फू ये ने अपने दिमाग में एक मास्टर प्लान बनाया। 4 साल बाद वह तांग हाउ पर एक जबरदस्त कंफ्यूजन स्पेल चलाएगा। तांग हाउ को आधी रात को कियान शुंजी पर हमला करने के लिए उकसाया जाएगा, जहां वह अपने विशाल हथौड़े के एक ही वार से कियान शुंजी का काम तमाम कर देगा। इसके बाद ओरिजिनल स्टोरी की तरह ही क्लियर स्काई सेक्ट बाहरी दुनिया से छिपकर अलग थलग हो जाएगा और कियान शुंजी की मौत का सारा इल्जाम तांग हाउ के सिर मढ़ दिया जाएगा। माइंड कंट्रोल स्पेल के असर में भागता हुआ तांग हाउ स्प्रिट हॉल के निशाने पर रहेगा और भागकर एक छोटे से देहाती गांव में जा छिपेगा, जहां वह एक औरत झाओ वुजी की तरह मजबूत शारीरिक बनावट वाली से एक बेटे तांग सान को जन्म देगा। वाह, क्या सटीक और जादुई प्लान है! इसे अंजाम देना तो बनता है। रही बात तांग हाउ की असली पत्नी अयन की मौत का क्या होगा? खैर, वह तो अयन अब फू ये की बाहों में सुरक्षित है, इसलिए तांग हाउ का यह नया रूप देखना काफी दिलचस्प होने वाला था। हेवेंडो एम्पायर, बाहरी शहर का इलाका। सुर्ख लाल बालों वाली बेहद चुलबुली और खूबसूरत सी एक लड़की बड़ी हड़बड़ी में सड़क पर भागी जा रही थी। तभी अचानक मोड़ से एक शख्स बाहर निकला और ध्यान न देने की वजह से वह लड़की सीधे उस इंसान से टकरा गई। यह दृश्य कॉमिक वर्जन रेड हेड गर्ल ल्यू एरलॉन्ग की याद दिलाता है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह शख्स अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला, लेकिन वह लाल बालों वाली लड़की उछलकर जमीन पर गिर पड़ी। छोटी बच्ची, रास्ते पर थोड़ा धीरे और संभल कर चला करो। उस शख्स ने मुड़कर अपना मखमली और गोरा हाथ उस लड़की की तरफ बढ़ाया। जी हाँ, यह इंसान कोई और नहीं बल्कि फू ये ही था। फू ये ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस दौर में ल्यू एरलॉन्ग महज 15 साल की एक नादान और मासूम लड़की होगी। लेकिन इस मुलाकात ने एक बात साफ कर दी कि ओरिजिनल कहानी का यू शाओगंग कितना बड़ा ढोंगी और घटिया इंसान था। सालों तक मार्शल स्प्रिट्स पर रिसर्च करने का दावा करने वाला वह तथाकथित ग्रैंड मास्टर अपनी ही सगी चचेरी बहन को पहचान नहीं पाया था, और तो और आगे चलकर अपनी ही बहन के साथ प्यार का नाटक रचाता रहा।
ये सब सोचते हुए फू ये ने मुस्कुराकर मन ही मन कहा, मानना पड़ेगा, पुराने प्लॉट में खेल बहुत रंगीन था, मुझसे भी बहुत कुछ सीखने लायक है। पर बेटा श्योगांग, जैसा तू सोचता था वैसा तो अब बिल्कुल नहीं होने वाला। आखिरकार इस वक्त ल्यू एरलॉन्ग एक अनाथ लड़की थी, जिसके माता पिता और रिश्तेदार कब के दुनिया छोड़ चुके थे। आह, मेरा सर। उस लाल बालों वाली लड़की ने अपना छोटा सा सिर सहलाया, लेकिन जैसे ही उसने नजर उठाकर ऊपर देखा, उसकी आंखें फू ये के उस बेइंतहा खूबसूरत और दिलकश चेहरे पर टिक गईं। वाह, कितने हैंडसम हैं। अपने दबंग और चुलबुले मिजाज के बावजूद ल्यू एयरलॉन्ग के मुंह से अनजाने में ही ये बात निकल गई। आखिरकार कौन सी नवयुवती दिल में चाहत नहीं रखती। ल्यू एयरलॉन्ग जैसी तेज तर्रार लड़की भी इस नियम से अलग नहीं थी। जब उसने फूये का बढ़ा हुआ हाथ देखा, तो वह खुद को रोक न सकी और अपना नाजुक सा हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। फूये ने बिना किसी मेहनत के उसे एक ही झटके में जमीन से सीधा खड़ा कर दिया। छोटी बच्ची, रास्ते में थोड़ा धीरे और संभल कर चला करो। अगर गलती से कोई तेज रफ्तार बैलगाड़ी आ जाती तो बड़ा हादसा हो जाता। 15 साल की ल्यू एयरलॉन्ग का कद अभी मुश्किल से 5 फीट 3 इंच था, जबकि 1.85 मीटर लंबे फुये के लिए उसे नीचे देखना पड़ रहा था। फुये ने प्यार से उसके सिर को थपथपाया और आगे बढ़ने लगा। आखिरकार ये तो बस एक इत्तेफाकन मुलाकात थी, तुरंत नाम पता पूछना थोड़ा अजीब लगता। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं, मेरा नाम ल्यू एयरलॉन्ग है। मैं पूरे 15 साल की हो चुकी हूं और एक समझदार एडल्ट हूं। पीछे से ल्यू एयरलॉन्ग की चिढ़ी हुई आवाज गूंजी। फू, ये मुड़ा नहीं, बस चलते चलते हवा में हाथ हिलाते हुए मुस्कुराया। अरे वाह, ठीक है छोटी मैडम। और पलक झपकते ही वह उसकी नजरों से ओझल हो गया। धत तेरे की, कितना आकड़ू बंदा है। ल्यू एयरलॉन्ग गुस्से से पैर पटकने लगी, लेकिन फिर उसे याद आया कि हेवेंडो इंपीरियल सिटी के पास स्थित प्रसिद्ध रेस्तरां जुकियांग पैवेलियन में नए कर्मचारियों की भर्ती चल रही थी। उसने सुना था कि वहां काम करके बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। उसने सोचा कि क्यों ना किस्मत आजमाई जाए, शायद उसे नौकरी मिल जाए। ये सोचकर उसने उस अजनबी इंसान को दिमाग से निकाला और आगे बढ़ गई। उधर फुये अपनी स्पिरिचुअल सेंस से ल्यू एयरलॉन्ग के रास्तों को ट्रैक कर रहा था। उसे थोड़ा अचरज हुआ, क्योंकि जहां तक उसे याद था, इस समय ल्यू एयरलॉन्ग शहर के बाहरी स्लम वाले इलाके में रहती थी, लेकिन अब वह इंपीरियल सिटी के मुख्य अंदरूनी इलाके की तरफ जा रही थी। वैसे भी फुये इस वक्त बिल्कुल खाली था। यिन स्टार्डो फॉरेस्ट में आराम कर रही थी। तांग यूहुआ यूएशुआन में पढ़ाने में व्यस्त थी। फुये ने अपना रुख बदला और छिपकर उस लाल बालों वाली लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते वह अपने भविष्य के मास्टर प्लान का हिसाब लगा रहा था। उसने याद किया कि जब उसने टाइम ट्रैवल कार्ड का इस्तेमाल किया था, तो उसे किस दौर में भेजा गया था। आखिरकार इस समय से ठीक 9 साल बाद तांग हाउ और कियान शुंजी के बीच वह खौफनाक और ऐतिहासिक युद्ध होने वाला था, और फुये को उस ऐतिहासिक घटना से ठीक पहले वहां पहुंचना होगा, ताकि वह सब कुछ अपने हिसाब से संभाल सके। आखिरकार इस दुनिया में किस्मत के चुने हुए बच्चे तांग सान का पैदा होना काफी अहम है। अगर कहीं उस बेवकूफ तांग हाओ ने बच्चा पैदा करने से मना कर दिया या कोई और गड़बड़ कर दी, तो सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। उसके बाद ही फू ये खुद असली स्टोरी लाइन के टाइमलाइन में एंट्री मारेगा, इसलिए उसे एक सबसे परफेक्ट मौका और एक अजय पहचान ढूंढनी होगी। ये सब सोचते सोचते फुये उस नटखट लड़की ल्यू एयरलॉन्ग के पीछे पीछे इंपीरियल सिटी के अंदरूनी इलाके में बने जुकियांग पैवेलियन तक आ पहुंचा। ल्यू एयरलॉन्ग जैसे ही जुकियांग पैवेलियन के आलीशान दरवाजे के अंदर दाखिल हुई, वहां खड़ी एक वेट्रेस ने बहुत ही मिठास और सम्मान के साथ उसका स्वागत किया। नमस्ते छोटी बहन, क्या आप यहाँ अकेले खाना खाने आई हैं? ये सुनकर ल्यू एयरलॉन्ग ने अपनी मासूम आंखें मटकाते हुए सिर हिलाया। नमस्ते दीदी, क्या आप लोगों के यहाँ काम करने के लिए जगह खाली है? मैं यहाँ नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ। वेटर लड़की पहले तो इस छोटी बच्ची को मना करने ही वाली थी, लेकिन तभी उसके कानों में फूये की सीधी टेलीपैथिक आवाज गूंजी। कोई बात नहीं, इस बच्ची को अंदर ले जाओ और इंटरव्यू लेने दो। वेटरेस का रुख तुरंत बदल गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल आ सकती हो, मेरे पीछे आओ। दरअसल इस झुकियांग पैवेलियन में काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह बहुत ही शानदार थी। यह जगह आम लोगों की नजर में एक बेहद आलीशान रेस्तरां थी और अमीरों के लिए एक बेहतरीन डाइंग स्पॉट। यहाँ आम लोग अपने आम बजट से 2-3 गुना ज्यादा पैसे खर्च करके शाही खाने, बेहतरीन माहौल और लाजवाब स्वाद का मजा लेने आते थे। मालिक, आप पधारे। जैसे ही फुये ने मुख्य दरवाजे से अंदर कदम रखा, दूसरी तरफ खड़े मैनेजर और कर्मचारियों ने झुककर उसका स्वागत किया। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मेरी फिक्र मत करो, फुये ने बेफिक्री से कहा और सीधा अंदर चला गया। लेकिन अंदर कदम रखते ही उसकी नजर एक पुराने परिचित पर पड़ी, जिससे वह काफी समय से नहीं मिला था। अरे, आधा साल हो गया तुम्हें यहाँ खाना खाते नहीं देखा, कैसे हो भाई? फुये की आवाज सुनते ही वह व्यक्ति सामने बैठे युवक से बात करना छोड़ तुरंत खड़ा हुआ और बेहद सम्मान से झुककर प्रणाम किया। प्रणाम फू, ये म्यान शिया। फू ये को यह सब थोड़ा अजीब लगा। वह बिना किसी झिझक के सीधे उनके सामने वाली कुर्सी पर जा बैठा। उसके बगल में एक बेहद खूबसूरत और शालीन युवक भी बैठा हुआ था। चेन सिंह भाई, ये क्या मजाक है? मुझे मियान शिया क्यों कह रहे हो? मियान शिया, ये सब आपकी बदौलत है। आधा साल पहले आपके दिए ज्ञान और मार्गदर्शन के बाद मेरी रुकी हुई ताकत अचानक जाग उठी। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार आज ही मेरा ब्रेक थ्रू हुआ है। मैं तो यहाँ बस आपका शुक्रिया अदा करने आया था। फुये ने मन ही मन हिसाब लगाया। अरे वाह, चेन सिंह आखिरकार टाइटल डॉलो बन ही गया। मेरी वजह से इसकी तरक्की कैनोनिकल टाइमलाइन से 5-6 साल पहले ही हो गई। अरे बैठो बैठो, मेरे झुकियांग पैवेलियन आए हो तो आराम से खाना खाओ। भाई, मैं अभी सिर्फ 18 साल का हूं, तुम्हारा यह मियान शिया कहना मुझे बुढ़ा महसूस करा रहा है। फू ये ने हंसते हुए कहा और तुरंत मैनेजर शियाओ ली को आवाज दी। मालिक, आप पधारे। शियाओ ली दौड़ता हुआ आया, जैसे अपने सगे बाप से मिल रहा हो।
आखिरकार यहाँ 3-4 साल काम करके इस मामूली ग्रेट सोल मास्टर ने इतना पैसा कमा लिया था कि अपना आलीशान घर खरीद लिया और एक खूबसूरत लड़की से शादी भी कर ली। वह फूये को भगवान की तरह पूछता था, आज क्या खाएंगे मालिक, मैं अभी किचन में ऑर्डर दे देता हूँ। ये लो, ये सामग्री शेफ को दे दो और कहो कि अपने हिसाब से बेहतरीन डिश बनाए, बस जरा जल्दी लाएं। फूये ने हवा में हाथ लहराया और 1000 साल पुराने अर्थ ड्रैगन का मांस और 1000 साल पुराने अर्थ बियर के पंजों जैसी दुर्लभ चीजें शियाओ ली को थमा दी। जी मालिक, बस छुटकी बजाते ही खाना हाजिर होता है। शियाओली खुशी खुशी रसोई की तरफ भाग गया। उसके जाते ही फूये ने अपने पास बैठे उस शालीन और खूबसूरत युवक की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, और भाई साहब, आपका क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम निंग फेंगशी है। मैं 7 ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट का भावी यंग सेक्ट मास्टर हूं। और क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? उस शालीन युवक ने अपना परिचय दिया। अरे, तो यह पुराना बुढ़ा निंग फेंगशी है। फूये ने मन ही मन सोचा, लगता है यह अभी स्वॉर्ड डोलुओ चेन शिंग को अपने सेक्ट में शामिल करने के लिए मक्खन लगा रहा था। फूये को पता था कि निंग फेंगजी के पिता वर्तमान सेक्ट मास्टर की तबीयत काफी खराब रहती है और उनके पास अब बस 1-2 साल का ही वक्त बचा है। आखिरकार इसी कमजोरी की वजह से उनका केवल एक ही बेटा निंग फेंगजी हुआ था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि फेंगजी काफी होनहार निकला। इस वक्त निंग फेंगजी की उम्र फूये के आसपास ही थी, उससे महज 3 साल बड़ा, लेकिन वह पहले ही एक हाई लेवल सोल किंग बन चुका था। फूये को लगा कि अगर 7 ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट पर सोल डुलो रैंक 80 प्लस तक न पहुंच पाने की पाबंदी, ब्लड लाइन लिमिटेशन न होती, तो शायद निंग फेंगजी इस दौर का सबसे चमकता हुआ सितारा होता। नमस्ते, मेरा नाम फूये है। मैं इस जुआशिंग पैविलियन का मालिक हूं। फूये ने अपना परिचय दिया। जहां तक टैलेंट की बात थी, फूये निंग फेंगजी को बहुत ऊंचा मानता था, लेकिन उसके कैरेक्टर पर वह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता था। आखिर बिजनेस की दुनिया में किसका दिल साफ होता है? लेकिन ये तो बस एक मामूली सा रेस्तरां चलाता था, इसलिए उसका निंग फेंगजी जैसी चालाक लोमड़ी से सीधा कोई मुकाबला नहीं था। निंग फेंगजी से हाथ मिलाने के बाद फूये ने अपनी नजरें चेन शिंग की तरफ घुमाई। चेन शिंग भाई, क्यों ना हम एक सौदा करें? ये आखिरकार 7 ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट के भविष्य के सबसे मजबूत पिलर जीन डॉलो को अपनी तरफ करने की कोशिश करने ही वाला था। जाहिर तौर पर वह उसे पूरी तरह कैद नहीं करना चाहता था, बस एक समझौता करना चाहता था। ये मियांशिया टाइटल डॉलो, आप जो चाहें कह सकते हैं, चैन शिंग ने बेहद सम्मान से कहा। अगर तुमने मुझे फिर कभी मियांशिया कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कहा ना, मुझे उस नाम से मत बुलाओ। ये ने उसे डांटते हुए प्यार से धमकी दी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ये भाई, अब कहो क्या बात है? चेन शिंग ने मुस्कुराकर अपनी गलती सुधारी। ये ने राहत की सांस ली। आखिरकार उसने चेन शिंग के इस मियांशिया वाले पागलपन को प्यारे और दोस्ताना तरीके से हल कर ही दिया था। मैं अभी इतना जवान हूं, मियांशिया सुनकर तो बुढ़ा महसूस होता है। ये ने सीधे मुद्दे की बात की। मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे परफेक्ट 9वां सोल रिंग ढूंढ कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अगले 50 सालों तक तुम्हें मेरे रेस्तरां जो जुकियांग पैवेलियन की रखवाली करनी होगी। मंजूर है? फुये ने अपना प्रस्ताव रखा। 50 सालों तक रेस्तरां की रखवाली और बदले में अपनी जिंदगी का सबसे परफेक्ट 9 सोल रिंग। अगर कोई और यह बात चेन शिंग से कहता तो वह कभी इस पर यकीन नहीं करता, लेकिन ये के मुंह से यह सुनकर उसके दिल में एक अटूट विश्वास पैदा हो गया। वह जानता था कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। पास बैठे निंग फेंगजी की दिलचस्पी भी अब चरम पर थी। किसी टाइटल डुलुओ के लिए सबसे बेहतरीन 9वां सोल रिंग ढूंढना कितना नामुमकिन काम है, और यह बंदा इसे इतनी आसानी से कह रहा था। निंग फेंगजी यहां आने से पहले ही पूरी छानबीन कर चुका था। उसे पता था कि उत्तर पश्चिमी पहाड़ों में 90,000 साल पुराना एक अर्थ डेविल ड्रैगन छिपा हुआ है। यही दुर्लभ सोल बीस्ट वह लालच था जिससे वह चेन शिंग को अपने सेक्ट में शामिल करने का मन बना रहा था। ये भाई, मुझे किसी सोल रिंग का लालच नहीं है। तुम बस एक बार हुक्म करो, मैं चेन शिंग अपनी जान की बाजी लगाकर भी इस जगह की हिफाजत करूंगा। चेन शिंग ने बिना पलक झपकाए बेहद संजीदगी से जवाब दिया। अरे वाह, बहुत समझदार हो। ये हंसा। बेटा बच गया, वरना अभी एक और दोस्ताना मुक्का पड़ता। लेकिन मेरी बात सुनो, ये ने फिर गंभीर होते हुए कहा। तुम्हारी शारीरिक बनावट और तुम्हारे मार्शल स्पिरिट 7 मर्डर स्वॉर्ड के हिसाब से, चाहे तुम जंगलों में खाक छानो या समुद्र की गहराइयों में, तुम्हें एक बिल्कुल परफेक्ट सोल रिंग शायद ही कभी मिले। तुम्हारे दिमाग में अभी बस यही चल रहा है कि किसी तरह सबसे अटैक टाइप क्षमता और सबसे पुरानी उम्र वाला सोल रिंग मिल जाए और तुम उसे एब्जॉर्ब कर लो। लेकिन मैं बता दूं, बिना सोचे समझे इस तरह की एब्जॉर्प्शन सिर्फ तुम्हारी असीम टैलेंट को बर्बाद करेगी। ये को सोड डुलुओ के भविष्य को लेकर काफी अफसोस था। एक महान सुपर डोलुओ जो ओरिजिनल स्टोरी में महायुद्ध की जीत की सुबह से ठीक पहले शहीद हो गया था। लेकिन ये भाई, सोल मास्टर्स तो हमेशा से इसी तरह सोल रिंग्स हासिल करते आए हैं। एक परफेक्ट सोल रिंग मिलना तो दूर, इतनी पुरानी उम्र वाला 9वां सोल रिंग ढूंढना ही अपने आप में एक नामुमकिन चुनौती है। निंग फेंगजी आखिरकार खुद पर काबू न रख सका और बोल पड़ा। आखिरकार ये दावा कर रहा था कि वह चेन शिंग के लिए एक परफेक्ट 9वां सोल रिंग ला सकता है, जिसका सीधा मतलब था कि ये की खुद की ताकत चेन शिंग, जो अब खुद एक टाइटल डॉलो था, से कहीं ज्यादा खौफनाक और अजेय थी। इसके अलावा निंग फेंगजी को यह बात भी हजम नहीं हो रही थी कि चेन शिंग पहले ये को मियांशिया कहकर बुला रहा था। इसका मतलब ये पक्का एक टाइटल डॉलो था।
लेकिन वह तो कह रहा था कि वह महज 18 साल का है। क्या इस पूरी दुनिया में सचमुच 18 साल का कोई टाइटल डॉलो हो सकता है? निंग फेंगजी का दिमाग चकरा रहा था। टाइटल डूलवो हो सकता है। फू ये ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। सच कहें तो उसके पास गॉड ग्रेट सोल रिंग्स का ढेर लगा था। उनमें से एक दो दे देने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। बदले में उसे कम से कम एक ऐसा इंसान मिल रहा था जो उसके रेस्तरां जुकियांग पैवेलियन की रखवाली कर सके। मुफ्त की चीज को भला कौन ठुकराता? आखिरकार भले ही उसके पास एक लिमिट डॉलवो रैंक 99 स्तर का अजय पुतला पपेट था, लेकिन वह बेजान चीज सिर्फ हुक्म मानती थी, न बोल सकती थी, न हंस सकती थी। रेस्तरां की रखवाली के लिए वह थोड़ा ज्यादा ही सख्त और अजीब लगता था। फुये ने निंग फेंगजी की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। निंग फेंगजी, भाई, क्यों ना तुम अपने हड्डी वाले दोस्त को भी बाहर बुला लो, वह कब से अंधेरे में छिपकर थक नहीं गया होगा क्या? ये सुनते ही निंग फेंगजी का दिल दहल गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन अगले ही पल फुये ने अपनी असीम दिमागी शक्ति का इस्तेमाल किया और हवा में हाथ लहराकर स्पेस में एक दरार बना दी। फिर उसने उस दरार से ग्रे ब्लैक कपड़े पहने एक युवक को कॉलर पकड़कर बाहर खींच लिया। वह युवक कोई और नहीं बल्कि गुरोंग था। फुये की इस खौफनाक और जादुई ताकत को देखकर वह बुरी तरह सहम गया था और खौफ के मारे थर थर कांप रहा था। फुये ने मैनेजर शियाओली को आवाज दी। शियाओली, क्या अभी कोई प्राइवेट रूम खाली है? आज भीड़ थोड़ी ज्यादा लग रही है। जियाओली दौड़ता हुआ आया और उन्हें तीसरी मंजिल की तरफ ले गया। आखिरकार दूसरी मंजिल के वीआईपी कमरे पहले से ही भरे हुए थे और लोग वहां जश्न मना रहे थे, पर तीसरी मंजिल पर एक खाली कमरा अभी मौजूद था। तीसरी मंजिल की तरफ जाते समय फू ये की नजर लियू अरलोंग पर पड़ी, जो अभी अभी जुकियांग पैवेलियन में वेट्रेस सर्विस गर्ल के रूप में भर्ती हुई थी। उसने रेस्तरां की शानदार यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। फू ये को सामने देखकर उसकी आंखें खुशी और अचरज से बड़ी हो गईं। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस अजनबी इंसान से इस तरह मुलाकात होगी। अरे वाह, तो फिर मुलाकात हो ही गई छोटी मैडम। फुये के चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान आ गई। वह खुद हैरान था कि ल्यू एयरलॉन्ग सचमुच उसके रेस्तरां में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आ पहुंची। लेकिन इससे पहले कि ल्यू एयरलॉन्ग कुछ कह पाती, फुये और उसके साथी वीआईपी कमरे के अंदर चले गए। वीआईपी रूम के अंदर गुरोंग का पूरा शरीर खौफ के मारे कांप रहा था और वह कुर्सी पर लाचार होकर ढेर हो गया था। फुये के शरीर में ड्रैगन गॉड का खून था और उसका यह दिव्य दबाव ड्रैगन टाइप मार्शल स्पिरिट्स गुरोंग का बोन ड्रैगन पर इतना खौफनाक था कि गुरोंग की सारी ताकत पल भर में काफूर हो गई थी। निंग फेंगजी ने आखिरकार खुद को संभाला और गहरी सांस लेकर सवाल किया। फुये भाई, मैं जानता हूं कि तुम बेहद ताकतवर हो। तुमने महज 18 साल की उम्र में रैंक 89 के सोल डॉलो गुरोंग को बिना किसी मेहनत के धूल चटा दी। अब मेरे पास डरने के लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि तुम चेन शिंग के लिए किस तरह का नौवां सोल रिंग ढूंढने की बात कर रहे हो। वह कौन सा खौफनाक सोल बीस्ट होगा? फू ये ने निंग फेंगजी की बात सुनी और अपनी असीम सुनहरी काले ड्रैगन गॉड आइज आंखों को उसकी तरफ घुमाया। जहां तक मेरी बात है, मुझे किसी सोल बीस्ट का शिकार करने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में सोल रिंग हासिल करने के दो रास्ते हैं। सोल बीस्ट का शिकार करना तो बस उनमें से एक रास्ता है। फू ये जानता था कि जिस किसी ने भी गॉड रियलम के बारे में नहीं सुना है, वह गॉड बेस्टेड सोल रिंग के रहस्य को कभी नहीं समझ पाएगा। निंग फेंगजी हैरान रह गया। वह बचपन से ही किताबों का कीड़ा रहा था और उसने सोल रिंग हासिल करने का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता कभी नहीं पड़ा था। उसने उत्सुकता से पूछा, फू ये भाई, अगर सोल बीस्ट का शिकार नहीं करना तो फिर? फू ये ने मुस्कुराते हुए समझाना शुरू किया। एक चीज होती है जिसे गॉड बेस्टेड सोल रिंग कहते हैं। यह दुर्लभ चीज केवल उन्हीं खुशनसीबों को मिलती है जिनका सीधा नाता किसी गॉड के वंश या उत्तराधिकार से हो। आमतौर पर यह सोल रिंग इंसानी शरीर के लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुरक्षित होती है। यह सोल मास्टर के शरीर की वर्तमान जरूरत और कमजोरी को समझती है और उसके हिसाब से एक बिल्कुल परफेक्ट सोल स्किल तैयार करती है। और सबसे बड़ी बात, ये सोल रिंग उस सोल मास्टर की शारीरिक सहन शक्ति और मानसिक शक्ति को भांप लेती है और उसकी सीमा के हिसाब से एक बिल्कुल सही उम्र वाली सोल रिंग तैयार करती है। अगर किसी इंसान का शरीर और इरादा मजबूत हो तो वह इस सोल रिंग को सीधे 1 लाख साल तक भी पहुंचा सकता है। खामोशी, गॉड बेस्टोर्ड सोल रिंग, केवल भगवान के उत्तराधिकारियों को मिलने वाली गॉड बेस्टोर्ड सोल रिंग। फुये की यह बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। निंग फेंगजी सोर्ड दुलुओ और यहां तक कि बोन दुलुओ गुरों की सांसें भी पल भर के लिए थम गईं। गॉड, यह एक ऐसा शब्द था जिसे मुख्य कॉन्टिनेंट पर हजारों सालों से किसी ने नहीं सुना था। फू ये ने कहानी को और आगे बढ़ाया। 15,000 साल पहले सी गॉड ने जन्म लिया। उन्होंने लगातार 1,000 सालों तक युद्ध किया और आखिरकार पूरे समुद्र को जीत लिया। उनके असीम फेथ और आस्था की शक्ति की बदौलत वे भगवान बने। और 10,000 साल पहले एक और महान हस्ती आई, एक बेहद नेक दिल और दयालु लड़की जिसके हाथ में होली स्वॉर्ड थी। उसने अकेले ही इस दुनिया के सारे पाप, बुराइयां और बीमारियों का खात्मा कर दिया। उसने उस समय के सारे इविल सोल मास्टर्स संगठनों को जड़ से मिटा दिया और आज के स्पिरिट हॉल की नींव रखी, जिसका मुख्य मकसद ही इविल सोल मास्टर्स को खत्म करना है। इंसानों की अटूट आस्था और विश्वास की शक्ति की बदौलत वह लड़की रैंक 99 लिमिट डॉलो की सीमा को पार कर सीधे रैंक 100 गॉड बन गई। तभी से इस कॉन्टिनेंट पर 2 गॉड के मार्शल स्पिरिट्स का रहस्य फैल गया, जिन्हें गॉड गिफ्टेड मार्शल स्पिरिट्स भी कहा जा सकता है। एक है सी गॉड और दूसरी है 6 विंग्ड एंजल।
लेकिन उस दौर के एंजल गॉड के स्वर्ग से धारने के बाद पिछले 10,000 सालों में महाद्वीप पर एक भी नया भगवान प्रकट नहीं हुआ है और आज भी स्थिति वैसी ही है। आलम यह है कि लोग धीरे धीरे भगवानों से जुड़े इतिहास को ही भूलते जा रहे हैं। फू ये की बातें सुनकर निंग फेंग जी की सांसें और तेज हो गईं। तो क्या फू ये भाई इस दिव्य वस्तु का मतलब? वह जानता था कि भगवान के नाम से जुड़ी कोई भी चीज मामूली नहीं हो सकती। कुछ प्राचीन खंडहरों की खाक छानने के बाद मेरे हाथ कुछ ऐसी चीजें लगी हैं, फूये ने बेफिक्र होकर कहा और एक खून की तरह लाल रंग का गोला बाहर निकाला। यह एक गॉड बिस्टोर्ड सोल रिंग है जिसमें आसुरा गॉड की दिव्य शक्ति समाहित है। जाहिर तौर पर यह सिस्टम स्टोर से खरीदी गई 100% सटीक नकल थी जिसे ऊपर बैठा असली आसुरा गॉड भी नहीं पहचान सकता था। फू ये जरा भी कंजूस नहीं था। उसने उस लाल गोले को जिसमें वह दिव्य सोल रिंग कैद थी सीधे मेज पर रख दिया। निंग फेंग जी ने तुरंत अपना 7 ट्रेजर ग्लेज्ड पगोड़ा बाहर निकाला और उस गोले की जांच करने लगा। पगोड़ा से निकलती सुनहरी रोशनी को देखकर फू ये ने मन ही मन सोचा, यह मार्शल स्पिरिट वाकई कमाल की है। कम से कम खजाना ढूंढने के मामले में तो इसका कोई सानी नहीं है। क्या यही गॉड बेस्टेड सोल रिंग है? निंग फेंग जी, गुरोंग और चेन शिंग तीनों उत्सुकता और अचरज से भरी नजरों से उस लाल गोले को घूरने लगे। फू ये ने सिर हिलाया। आमतौर पर यह गोला टूटता नहीं है। इसके अंदर की पाबंदी केवल तभी टूटती है जब कोई सोल रिंग को एब्जॉर्ब करना चाहता हो। और हां, चाहे वह एक मामूली ग्रैंड मास्टर हो या कोई और, कोई भी इस सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसकी खूबी यह है कि इसकी उम्र की कोई तय सीमा नहीं है। यह सोल मास्टर की शारीरिक क्षमता के हिसाब से ढल जाती है। अगर तुम्हारा शरीर मजबूत है तो एब्जॉर्प्शन के दौरान तुम इसकी उम्र को सीधे 9,90,000 साल तक भी बढ़ा सकते हो। सन्नाटा। फू ये की यह बात सुनते ही कमरे में एक बार फिर गहरा सन्नाटा छा गया। 9,90,000 साल। खैर, ये गॉड बेस्टोर्ड सोल रिंग कोई बहुत कीमती चीज नहीं है, इसलिए चेन शिंग भाई, इसे तुम रख लो, फू ये ने बेफिक्री से कहा। चेन शिंग सोर्ड डाउ, तलवारबाजी और किलिंग डाउ स्लॉटरपाथ, संहार का माहिर था, इसलिए आसुरा गॉड की दिव्य शक्ति वाली यह सोल रिंग उसके लिए सबसे परफेक्ट और नायाब तोहफा थी। फू ये भाई, ये तो चेन शिंग मना करना चाहता था, लेकिन फूये ने उसे बीच में ही रोक दिया और फूये ने सीधे उस लाल गोले को हवा में उछालकर चेन शिंग की तरफ फेंक दिया। दे रहा हूं तो चुपचाप रख लो। इंसान की जिंदगी में 50 साल होते ही कितने हैं। महज एक गॉड बेस्टेड सोल रिंग के बदले तुम 50 सालों तक मेरे रेस्तरां की रखवाली करोगे तो सच पूछो तो घाटा तुम्हारा ही है। फूये ने देखा था कि डॉलो कॉन्टिनेंट के लोग समय की कीमत को लेकर काफी बेपरवाह रहते थे। 50 साल अर्थ पर तो यह एक आम इंसान की पूरी जिंदगी निकल जाने के बराबर होता था। शेक्सपियर की एक बहुत मशहूर बात है, जिंदगी छोटी है इसलिए हर पल का मजा लो। जिंदगी महज कुछ दशकों का खेल है। न कुछ साथ लेकर इंसान आता है, न साथ लेकर जाता है। क्या पिछला जन्म और क्या अगला जन्म, सबसे जरूरी तो इस जन्म की खुशी है। जाहिर है तुम्हारे निजी मामलों में मैं कोई दखल नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें यह सोल रिंग दी है तो बदले में मुझे बस रेस्तरां की रखवाली चाहिए। बाकी तुम क्या करते हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। निंग फेंग जी अगर चेन शिंग को अपने सेक्ट में शामिल करना चाहता था तो उससे फू ये के काम में कोई रुकावट नहीं आ रही थी। रही बात निंग फेंग जी के उस सपने की कि वह अपने सेक्ट को इस महाद्वीप का नंबर 1 सेक्ट बनाएगा, तो अफसोस यह कभी मुमकिन नहीं था। एक स्पोर्ट टाइप सेक्ट कभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेक्ट नहीं बन सकता। न तो क्लियर स्काई सेक्ट ऐसा होने देगा और न ही स्पिरिट हॉल हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहेगा। ज्यादा से ज्यादा बस इतना होगा कि इस सोल रिंग से जीन डॉलो की ताकत 20 से 30% बढ़ जाएगी, पर इतिहास के मुख्य घटनाक्रम पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। आखिरकार इतिहास की बड़ी घटनाओं को बदला नहीं जा सकता, केवल छोटी मोटी चीजों में बदलाव हो सकता है। लेकिन चेन शिंग के रखवाले बनने से कम फू ये का रेस्तरां जुकियांग पेविलियन भविष्य में तबाही के मलबे में तब्दील होने से बच जाएगा। फू ये की यह गहरी बातें सुनकर निंग फेंग जी की आंखों में एक अजीब सी चमक और हैरानी दौड़ गई। यह लड़का बातों का कितना पक्का और समझदार खिलाड़ी है। धम धम, मालिक आपका स्पेशल खाना तैयार होकर आ गया है। मैनेजर शियाओ ली दे 2 वेटर लड़कियों के साथ दौड़ता हुआ आया और गरम गरम बर्तन मेज पर सजाने लगा। हवा में अर्थ बियर के पंजों की भीनी भीनी खुशबू और अर्थ ड्रैगन के रेशमी मांस का जायका फैल गया। शियाओ ली फुये के सामने अपना सिर झुकाए खड़ा था और नजरें उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब मेज पर रख दो, फुये ने हुक्म दिया और फिर उसकी नजर शियाओ ली के ठीक पीछे खड़ी ल्यू एयरलॉन्ग पर जा टिकी। अरे वाह छोटी मैडम, कितना अजीब इत्तेफाक है, हम फिर मिल गए। फू ये ने 15 साल की उस मासूम और लाल बालों वाली ल्यू एयरलॉन्ग को मुस्कुराते हुए चिढ़ाया। ये देखकर निंग फेंगशी, चेन शिंग और गुरोंग भी उस नई वेटर लड़की की तरफ देखने लगे। आह, वो सचमुच कितना अजीब इत्तेफाक है। 15 साल की ल्यू एयरलॉन्ग अभी बहुत शर्मिली और नादान थी। इतने सारे दिग्गज सोल मास्टर्स की तेज नजरों के सामने उसका चेहरा लाल हो गया और वह हकलाने लगी। हा हा हा, छोटी ल्यू घबराओ मत, ये हमारे जुकियांग पेवेलियन के असली मालिक हैं, फू ये। शियाओ ली ने उस नई नवेली ल्यू एयरलॉन्ग का परिचय कराया। शियाओ ली कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने तुरंत ताड़ लिया कि यह लाल बालों वाली नई लड़की और मालिक एक दूसरे को पहले से जानते हैं और लड़की को फू ये की असली ताकत और रुतबे का अंदाजा तक नहीं है। एक तजुर्बेकार मैनेजर के तौर पर उसने सही मौके पर अपने मालिक का रोबदार परिचय करवा दिया। अरे तुम
तुम इस पूरे आलीशान रेस्तरां के मालिक हो? लियू एयरलॉन्ग की आंखें फटी की फटी रह गईं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, फू ये ने शियाओ ली की तरफ हाथ हिलाया। यहाँ बस इसे लियू एयरलॉन्ग को चाय पानी और सेवा के लिए रहने दो, तुम लोग बाकी काम संभालो। जी मालिक। शियाओ ली और बाकी वेटर तुरंत झुककर बाहर निकल गए। उधर निंग फेंगशी बड़ी दिलचस्पी से इस 15 साल की लड़की को ताक रहा था। उसने मन ही मन हिसाब लगाया कि जो फूये से सीधा ताल्लुक रखती है वह जरूर किसी बड़े सेठ की वारिस होगी। लेकिन इस बार निंग फेंगजी की गणित पूरी तरह गलत थी। वे दोनों बस सड़क पर इत्तेफाकन टकराए थे। क्यों छोटी मैडम, आज इस वीआईपी कमरे में जितने भी लोग बैठे हैं सबके सब बहुत बड़ी हस्तियां हुए हैं। जरा अच्छे से काम करना, अगर तुम्हारा काम मुझे पसंद आया तो मालिक होने के नाते तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। फू ये ने खाना शुरू करने से पहले उस पगली को चिढ़ाते हुए कहा। तुम ठीक है, मैं समझ गई। पैसे का नाम सुनते ही लियू एयरलॉन्ग ने अपनी सारी हेकड़ी किनारे रख दी। आखिरकार 6 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला लेने के बाद से ही वह अपना खर्चा खुद उठा रही थी। लेकिन जब से उसकी ताकत सोल एंसेस्टर रैंक 40 प्लस के स्तर पर पहुंची थी, स्पिरिट हॉल से मिलने वाला वजीफा स्लैश भत्ता बंद हो गया था और उसकी तंगहाली बढ़ गई थी। इसी बीच फू ये ने अपनी उंगलियां चटकाईं और सिस्टम से निकालकर 50 मटके 1000 साल पुरानी आत्मा शराब मेज पर सजा दिए। फू ये को लगा कि निंगफेंग जी जैसी चालाक लोमड़ी भी इस शराब की दीवानी हो जाएगी। बाकी इसे पचा पाना उनके बस की बात है या नहीं, ये उनकी किस्मत पर निर्भर था। जैसे ही मटकों के ढक्कन हटे, उसकी भीनी भीनी और मदहोश कर देने वाली खुशबू से पूरा कमरा महक उठा। बोन डोलोगुरोंग की आंखों में शराब की खुशबू सूंघते ही लालच की चमक दौड़ गई। निंगफेंग जी का हाल भी कुछ ऐसा ही था। सिर्फ चेन शिंग थोड़ा शांत रहा, क्योंकि वह फू ये के हाथों पहले भी ऐसी कई मदिरा पी चुका था। अगर बिना सोल पावर का इस्तेमाल किए सिर्फ जिगर के दम पर शराब पीने की बात हो तो यहां अच्छे अच्छे सुरमा भी ढेर हो जाए। बोलो गुरोंग, शर्त लगाने की हिम्मत है? चैन सिंह ने छुटकी ली। अबे चैन सिंह, तू मुझे गीदड़ समझ रहा है क्या? आज तो मैं तुझे पी पी कर जमीन चटा दूंगा। गुरोंग जोश में आकर गरजा। निंग फेंगजी ने अपनी मुस्कान दबाते हुए कहा, जब सामने इतना लजीज खाना और इतनी बेमिसाल मदिरा सजी हो तो मैं भला पीछे कैसे हट सकता हूं? मेज पर रखा हर व्यंजन 1000 साल पुराने दिव्य जानवरों का था। बीच में रेड जेड श्रिम्प की एक ऐसी नायाब डिश रखी थी जिसे अरबपति निंग फेंगजी ने भी आज तक कभी नहीं चखा था। जायकेदार खाने की खुशबू ने कमरे में बैठे चारों महारथियों के पेट में चूहों की दौड़ शुरू कर दी थी। और सच कहें तो कोने में खड़ी 15 साल की नटखट लियू एयरलॉन्ग के मुंह में भी लार टपकने लगी थी।